ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आई के चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। हम जब बात करते हैं फिजिकल डिवीजन की, इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। भौतिक प्रदेश से क्या मतलब है, इसे समझने से पहले हमें कुछ बातों को, बेसिक्स बातों को हमें जानना है। जब हम बात करते हैं हमारी अर्थ सरफेस की, हमारे पृथ्वी की आउटर सरफेस या बाहरी सतह की, तो ये जो सतह है वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब समतल नहीं है। ये हमें अपलैंड और डाउनलैंड के रूप में, मतलब जिगजैग या उबड़ खाबड़ रूप में नजर आती है। और यहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की भौतिक संरचनाएं हमें पृथ्वी के धरातल पे फैली हुई नजर आती है। इन टोपोलॉजीज के अंदर इंपॉर्टेंटली हमें पृथ्वी की बाहरी सतह पर क्या कुछ दिखाई देता है, तो उसमें हम जब देखते हैं तो हमारे पृथ्वी के ऊपर हमें जो है वो बड़े बड़े माउंटेन्स और हिल्स, बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ियां हमें नजर आते हैं। कुछ एरियाज में हमें जो है प्लेटू पठारों का विस्तार नजर आता है, और वहीं पर कुछ जगहों पर नदी निर्मित मैदान। और यहां पर इन क्षेत्रों में ही जहां पे नदी निर्मित मैदान है उसी के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी के डिपोजिशन से हमें मरुस्थलों का निर्माण भी नजर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो आउटर सरफेस है उसे हमें जो है वो पर्वत मतलब माउंटेन्स, हमें पठार मतलब प्लेटू, मैदान प्लेन्स, और इसके अलावा मरुस्थल मतलब डेजर्ट हमें जो है वो नजर आते। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की जो आउटर सरफेस बाहरी सतह है वो कहीं से हमें पर्वत और पठारों के रूप में बहुत ऊंची दिखाई देती है, और कहीं मैदान और मरुस्थलों के रूप में काफी नीचाई की तरफ दिखाई देती है। तो इस तरह से हमारी ये जो पृथ्वी का आउटर सरफेस है कहीं से ऊंचा मतलब अपलैंड के रूप में, और कहीं पर हमें नीचा मतलब डाउनलैंड के रूप में हमें नजर आता है। और इन्हें ही एक सम्मिलित रूप से कलेक्टिव वे में हम एक नाम देते हैं, और इसे नाम से जानते हैं उच्चावच। उच्चावच मतलब रिलीफ। हम जब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हमें फैले हुए नजर आते हैं उच्चावच, उच्चावच का मतलब है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम उच्चावच के नाम से जानते हैं, रिलीफ्स के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्हीं उच्चावचों के संदर्भ में हम जब बात करें तो ये उच्चावच है किसी भी जगह की जो है वो भौतिक संरचनाओं को, या हम कहें कि वहां की भूगोल को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। हम जब भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत मेनली हम जो है इन्हीं उच्चावचों का अध्ययन करते हैं, मतलब पर्वत, पठार और मैदान, मरुस्थलों का हम अध्ययन करते हैं। जब हम भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यदि हमारा स्पेसिफिक एरिया, टारगेटेड एरिया राजस्थान है, तो हमने इस चैप्टर का नाम देना है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और यदि हमारा टारगेटेड एरिया इंडिया है तो हमारे इस चैप्टर का नाम हो जाता है भारत के भौतिक प्रदेश, या इंडियन फिजिकल डिविजन्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो स्पेसिफिक एरिया है वो है राजस्थान। तो आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में इसी भौतिक प्रदेशों के जो है डिस्कशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि हम इस चैप्टर में उच्चावच मतलब रिलीफ्स का, या हम कहें कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थलों के रूप में स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया राजस्थान की जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर को। और इस प्रोस्पेक्टिव से सबसे पहले हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, या हम कहें राजस्थान को के अंदर कितने जो है भौतिक प्रदेश है, राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसकी हम बात करें तो राजस्थान में उच्चावचों को देखते हुए और यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए हमारे यहाँ के जो है वो फिजिकल डिविजन्स को टोटल 4 भागों में बांटा जाता है, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं ये 4 पार्ट, उसकी हम बात करेंगे।
तो हमारे राजस्थान के अंदर जब हम देखते हैं तो राजस्थान का जो हमारा पार्ट है उसमें हमें बीच में से फैली हुई एक पर्वतमाला नजर आती है जिसको हम नाम से जानते हैं अरावली। इसी तरह से हमारे साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ जो है हमें हाड़ौती का पठार नजर आता है। इधर की तरफ मरुस्थल है और यहां पर हमें जो है प्लेन या मैदानों का विस्तार है हमें नजर आता है। तो इस तरह से राजस्थान के जब भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो राजस्थान को टोटल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। हम जब इनके नाम की बात करेंगे तो सबसे पहला भौतिक प्रदेश जो पश्चिम की तरफ हमें दिखाई देता है, इसे हम नाम से जानते हैं, वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम की तरफ डेजर्ट है, मरुस्थल है, इसलिए इसको नाम से जानते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। दूसरा पार्ट जो बीच में हमें डायगोनल शेप या विकीर्ण वर्त जो है हमें नजर आती है, एक पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली। तो इस भौतिक प्रदेश को हम नाम देते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली माउंटेन रीजन। तीसरा, ये जो पार्ट है यहां पर हमें मैदानों का विस्तार नजर आता है, तो इसको हम नाम से जानेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। ईस्टर्न प्लेन रीजन। और वहीं दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा पठारी भाग है वो फैला हुआ है, और इस पठार को हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या चूंकि यहां पर हाड़ा वंशीय राजपूत शासकों का शासन रहा है तो इसलिए इसको नाम से जानते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्लेटू रीजन। तो इस तरह से हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो राजस्थान में कुल मिला के हमें जो है 4 भौतिक प्रदेश है हमें नजर आते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, या हाड़ौती का चौथा जो पार्ट है वो है हाड़ौती का पठारी प्रदेश। और इन्हीं चारों की बात हम जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे वेस्टर्न डेजर्ट रीजन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। चलिए देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उससे संबंधित वो सभी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछी जाती है। तो हमारा आज का पहला भौतिक प्रदेश हम शुरू कर रहे हैं, नाम है इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। किसी भी भौतिक प्रदेश में हमें सबसे पहले कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इस भौतिक प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर हुआ है, कौन से पार्ट पे बना है। निर्माण की बात करें, दूसरी बात आती है निर्माण काल की, फॉर्मेशन टाइम पीरियड की। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि निर्माण का मतलब क्या है, फॉर्मेशन का मतलब क्या है। फॉर्मेशन का मतलब है कि आज हमारा ये जो डेजर्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर बहुत पहले कोई दूसरा स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसके ऊपर इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो वो कौन सी जो है पुरानी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है। तो हम जब बात करते हैं हमारे भारत और राजस्थान की, तो राजस्थान और भारत का जो निर्माण है 2 प्राचीन कालीन संरचनाओं पे हुआ है। एक है टेथी सागर और दूसरा जो है वो है गोंडवाना लैंड। तो भारत और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं वो टेथी सागर पे बने हैं और बाकी कुछ हिस्से हैं वो बने हैं गोंडवाना लैंड पे। जब हम बात करते हैं हमारे इस डेजर्ट वाले हिस्से की, तो ये जो डेजर्ट है वो बना हुआ नजर आता है किस पर, तो हम बात करते हैं इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है टेथिस सागर, टेथिस सी के ऊपर। चलिए हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, फॉर्मेशन टाइम पीरियड क्या है। तो फॉर्मेशन टाइम पीरियड का मतलब है कि ये जो है इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म दिनांक क्या है, और हमारी पृथ्वी पर जो भी स्ट्रक्चर बना है उसकी डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए या बताने के लिए हमारे पास एक सारणी है जिसको हम नाम से जानते हैं पृथ्वी की आयु सारणी, अर्थ एज टेबल। पृथ्वी की आयु सारणी,
अर्थ एज टेबल। और इस अर्थ एज टेबल के अंतर्गत हम जब बात करें कि किसी भी स्ट्रक्चर की हमें आयु बतानी होती है, तो पूरी अर्थ की जो उम्र है, पूरी आयु है, उसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग का जो फेस है उसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। दूसरा जो पार्ट है इसे हम नाम से जानते हैं वो है पुराजीवी महाकल्प। तीसरा जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं वो है मध्यजीवी महाकल्प। और लास्ट जो पार्ट है इसे हम नाम से जानते हैं नवजीवी महाकल्प। महाकल्प का मतलब है ये अपने आप में भी कई करोड़ सालों से मिलके बना है। अर्थ की यदि हम टोटल आयु की बात करें तो लगभग 4.5 अरब जो है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर्स या अर्थ के जो है वो फॉर्मेशन का टाइम पीरियड माना जाता है। तो हम जब बात करते हैं कि हमारे अर्थ पर बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनका टाइम पीरियड मतलब वो कब बने हैं, तो इन चारों में से एक पर्टिकुलर टाइम में उसको डिसाइड करके बताया जाता है कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ है। सबसे पहला है वो है प्री कैम्ब्रियन एरा। दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं पेलियोजोइक एरा। तीसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिसोजोइक एरा। और जब हम बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, इसको बोलते हैं सिनोजोइक एरा। अब हमारे भौतिक प्रदेशों में हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि भाई इनमें से कौन से टाइम पीरियड में पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर भौतिक प्रदेश या जो संरचना है वो कौन से टाइम पीरियड में बनी है। तो हमारे जैसे हम बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल का फॉर्मेशन हुआ है नवजीवी महाकल्प में, सिनोजोइक एरा में। और इसी तरह से जैसे हम और दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे अरावली को हम लें, तो अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर, प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फेज में हमारे राजस्थान में बना हुआ है अरावली, और लास्ट वाले फेज में बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा मरुस्थल। तो इसीलिए जब राजस्थान में भौतिक प्रदेशों की बात की जाती है तो राजस्थान का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना हुआ अरावली पर्वतमाला। वहीं हम जब नए भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो ये मरुस्थल है, वो सबसे नया भौतिक प्रदेश राजस्थान का माना जाता है। तो चलिए हम जब बात कर रहे हैं इसके निर्माण काल की, तो हमारा जो है अर्थ एज टेबल के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है नवजीवी महाकल्प के अंदर, मतलब सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा। और इस सिनोजोइक एरा में भी जब हम इसकी बात करें तो ये भी अपने आप में काफी लंबा समय है। तो इसके भी कई जो है सब डिवीजन या इसके भी कुछ भाग किए गए हैं, और उन्हीं भाग में से जब हम बात करें इस मरुस्थल की, तो इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण माना जाता है वो बना है वो है एक तो टर्सरी काल के अंदर जो है, टर्सरी काल, टर्सरी पीरियड के अंदर इसके कुछ स्ट्रक्चर बने हैं, और कुछ जो है वो क्वार्टनरी काल का एक हिस्सा जिसको नाम से जानते हैं प्लीस्टोसीन, इस पार्ट के अंदर हमारे मरुस्थल के कुछ हिस्से बने हैं। तो कुल मिला के जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो हमारा ये जो थार का डेजर्ट, हमारा जो वेस्टर्न डेजर्ट है, उसको कुछ हिस्से हमें टर्सरी काल में बने हुए नजर आएंगे और कुछ हिस्से हैं वो प्लीस्टोसीन काल में बने हुए नजर आएंगे। तो ये जो है बेसिकली दो पार्ट में दो अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ मरुस्थल है। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट जानेंगे कि हमारा ये जो है टर्सरी काल में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इस डेजर्ट में बने हैं, और प्लीस्टोसीन काल में कौन से जो है स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना है कि ये जो है स्ट्रक्चर कब और कैसे बने हैं। तो चलिए, तो इसको हम देखेंगे हमारे निर्माण प्रक्रिया में, फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर। जब निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमारे इस डेजर्ट का कुछ हिस्सा है वो बना है कब, तो हमने कहा ये बना है अपना टर्सरी काल के अंदर। नवजीवी महाकल्प का एक हिस्सा जिसको टर्सरी काल, टर्सरी पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। तो इस टाइम पीरियड में हमारे यहां पर कौन से स्ट्रक्चर बने हैं उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो हमने जाना कि हमारा डेजर्ट है वो किस पर बना है, तो हम कह रहे हैं कि भाई टेथिस सागर के ऊपर बना है। तो टेथिस सागर था क्या, तो उसे आप थोड़ा सा समझिएगा।
टेथी सागर एक कम गहरा लेकिन बहुत चौड़ा एक गड्ढा था, जिसको हम छिछला गर्त बोलते हैं, जिसको हम सेलो डिप्रेशंस बोलते हैं, जो हमारे आउटर सरफेस स्थल मंडल पर बड़े चौड़ाई में बहुत ज्यादा, गहराई में थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे गड्ढों को छिछला गर्त या सेलो डिप्रेशंस कहते हैं। और ऐसे सेलो डिप्रेशंस होते हैं जब आसपास के स्थल मंडल में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नदी का रूप लेके और ऊंचाई से नीचाई की तरफ आता हुआ इन सेलो डिप्रेशंस में अपने पानी को डालता है। तो हम जब बात करते हैं नदियों की, तो नदियां क्या होती है कि पर्वतों से इन गड्ढों की तरफ आते हुए इन गड्ढों में किन का जो है भराव कर देती है, पानी का भराव कर देती है। तो ऐसे जो विशाल गड्ढे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एक बड़ी झील के अंदर, या हम इसको सागर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो टेथी सागर है, जिसका निर्माण है सेलो डिप्रेशन या हम कहें कि छिछले गड्ढों में हुआ है, जिसको हम भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। जियोग्राफिकल नाम इसका भूसन्नति है। ठीक है, तो इस भूसन्नति में जो टेथी सागर हुआ है, टेथी सागर का फॉर्मेशन हुआ, इसी के ऊपर हमारा जो है मरुस्थल का पार्ट बना है। अब कैसे बना है, किस तरीके से बना है, उसी को हम निर्माण प्रक्रिया में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। हम जब बात कर रहे हैं कि जब नदी जब आती है कहीं से बह करके, तो इसके अंदर जो है मेनली पानी जो होता है, पानी इसमें इकट्ठा होगा, वेपोराइज होगा, वापस से ऊपर जाकर के संघनित कंडेंस होगा और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन बारिश के रूप में वापस से ये आएगा। और इस तरह से एक इसका पूरा साइकिल बन जाता है, जिसको वाटर साइकिल या जल चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन साथ ही नदियों की जब हम बात करते हैं तो नदियों में सिर्फ यहां पर हमें नदियों में जो है वो पानी ही नहीं आता, जबकि ये जिन क्षेत्रों से बहकर आती है वहां से, उन रास्तों से होकर ये जो है अपने रास्ते में आने वाले जितने भी अवसाद हैं, जितने भी सेडिमेंट्स हैं, उनको भी अपने साथ बहाकर ले आती है। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, हम जब इन बात करते हैं अवसादों की, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं लगातार जो है नदियों के साथ बहकर आएंगे और लगातार जो है इस ऐसे सेलो डिप्रेशन, ऐसी भूसन्नतियों में नीचे की तरफ जो है इकट्ठा होते चले जाएंगे। एक बार नदी आई तो कुछ अवसादों को लेके आएगी, फिर वापस से नदी और आएगी अगले साल, मतलब कुछ समय विशेष में नदियां बहती है, उसके बाद में जब वापस से नदी बहकर आएगी तो फिर कुछ अवसाद लेके आएगी और ये प्रोसेस है लाखों सालों तक चलता रहा। और इस टेथी सागर का जो एरिया है उसके अंदर लगातार होते अवसादों के जमाव से ये पूरा तल है इसका अवसादों से भर गया और एक फ्लैट सरफेस का निर्माण हुआ। तो हम जब बात करते हैं अवसादों का, इस तरह से डिपोजिशंस जब होता है तो ये अवसाद है फिर किस में बदल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इनके ऊपर एक बहुत ज्यादा नीचे वाले अवसादों, सेडिमेंट्स के ऊपर ऊपर वाले अवसादों का जो है वो क्या लगता है, प्रेशर। और प्रेशर की वजह से ये वापस से एक चट्टान का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम नाम से जानते हैं अवसादी चट्टान। इनको बोला जाता है अवसादी चट्टान, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की हम बात करेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स एक्चुअल में होती क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स अलग अलग टाइप के पत्थर और अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई एक चट्टान है। टोटल मिला के हम बात करें तो 3 टाइप की चट्टानें होती है फॉर्मेशन के आधार पे। पहली होती है आग्नेय, इग्नेस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री, अवसादी रॉक्स, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक, जिसको कायंत्री चट्टान के नाम से हम जानते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो है अवसादी चट्टानों का। अब इन अवसादी चट्टानों की हम बात करेंगे कि अवसादी चट्टानें हैं बेसिकली क्या, इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। तो देखो, अवसादी चट्टानें होती है, उसकी पहली विशेषता अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए ये कैसी चट्टानें होती है, पहली बात ये एक वीकर चट्टान होती है, कमजोर चट्टान होती है। और वीक चट्टान होती है तो इसका मतलब है समय के साथ में इन चट्टानों का क्या होता है, इरोजन होता है, मतलब कटाव होता है। और दूसरी इनकी विशेषता क्या होती है, तो देखो जब नदियां बह के आती है तो कंकड़ पत्थरों के साथ साथ अपने रास्ते में आने वाले वनों को, फॉरेस्ट्री एरिया, अपने मतलब पेड़ पौधों को, और इसके अलावा जो है ये अपने साथ बहा के लाती है कोई भी डेड बॉडी जो इनके बहाव क्षेत्र में आएगा, कोई भी मृत जीव उसका डेड बॉडी है उसको भी ये बहा के अपने साथ लाएगी। और इस तरह से हम जब इनकी बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो न सिर्फ इसके अंदर जो है कंकड़ पत्थर होंगे, बल्कि जीव जंतुओं के अवशेष, जैसे समझ लो कि ये सागर है तो मछलियों के अवशेष भी इसमें मिल सकते हैं,
हम जब बात करें तो कोई पेड़ पौधा है वो भी इनके साथ नदी के बहाव क्षेत्र से बहकर आ सकता है, कोई भी मरा हुआ जीव जंतु है उसका अवशेष भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता होती है कि इसमें जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, और इसके अलावा जो है जीव जंतु, जीव जंतु मतलब मरे हुए जीव जंतु, इनके हमें क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, रिमिनेंट्स मिलते हैं, और इन्हें ही एक नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं जीवाश्म, इनको बोला जाता है फॉसिल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं फॉसिल्स। तो यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता होती है ये कमजोर होगी, साथ में यहां पर फॉसिल्स जीवाश्म पाए जाएंगे। अब ये जो जीवाश्म होते हैं इसकी हम बात करें तो ये जो जीवाश्म है उसमें पर्टिकुलरली हर जीवाश्म में जो इसके अंदर दबा है उसका एक आगे फॉर्मेशन होता है। किस तरह से, यदि ये ऊपर की लेयर्स में है, ऊपर की लेयर्स में यदि जीवाश्म रह जाता है तो चूंकि वहां तक सन रेज जहां तक पहुंचती है वहां पर जो है वहां तक जीवन होता है, और उस जीवन के रूप में हमें छोटे छोटे जीव जिनको अपघटक या हम डिकम्पोजिस के नाम से, डिकम्पोजर के नाम से इनको जाना जाता है, तो ऊपर की लेयर्स में यदि जीवाश्म है तो ये इनको जो है खा करके और इनको जो है क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, अपघटित कर देंगे। इसके नीचे की लेयर्स के अंदर यदि जो है ये जीवाश्म पाए जाते हैं तो ये सुरक्षित हो जाएंगे। इसीलिए हम कई बार इस तरह से सुनते हैं कि भाई 5000 पहले के हमें जो है वो नर कंकाल मिले, डायनासोर के अवशेष मिले। तो ये किस तरह से मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है इन चट्टानों के नीचे की लेयर्स के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं, और जब हम जो है जब इनको डिगिंग करके निकालते हैं तो हमें उसी तरह से सुरक्षित अवस्था में वो मिलते हैं इन चट्टानों के बीच में फंसे हुए। और हम जब बात करें कि बहुत गहराई तक यदि इस तरह के जीव जंतु या जीवाश्म चले जाते हैं तो उनका फॉर्मेशन कुछ अलग तरह से होता है। यदि हम देखें तो बहुत नीचे गहराई की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि जमीन के नीचे स्थल मंडल में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से इन जीवाश्मों का जो है कन्वर्जन किस में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ जीवाश्म के रूप में पेड़ पौधे वेजिटेशन है, उनका फॉर्मेशन किस में होगा। तो देखो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर में ये पेड़ पौधे हैं वो आधे जल जाते हैं, या हम कहें कि इनका जो है ये जलने की वजह से, मतलब पूरे नहीं जलते, आधे जल जाते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए आधे यदि हम किसी लकड़ी को आधा जलाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, कोल में या कोयले के रूप में। इसको कन्वर्जन हम देखते हैं, कोल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, हम जब बात करते हैं कि जीव जंतु के अवशेष है, जिसमें जीवों की हम बात करें तो जीवों की बॉडी में दो चीजें मेनली पाई जाती हैं। पहला है उसका मांसल एरिया जिसको हम मसल्स के रूप में देखते हैं, और दूसरा है उसकी बोन्स मतलब हड्डियां। जब हम बात करते हैं बोन्स, जब हम बात करते हैं इसके मांसल एरिया की, तो मांसल एरिया बहुत ज्यादा जो है प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये पिघल करके एक गहरे काले कलर का जो है वो एक खनिज बनाता है जिसको हम नाम से जानते हैं पेट्रोलियम। तो ये जो है कन्वर्ट होता है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं कि ये जो अपने इनका दूसरा पार्ट है बोन्स है, वो एक पत्थर बनाती है जिसको हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन के नाम से। तो यहां हमें लाइमस्टोन दिखेगा, और ये है पेट्रोलियम। तो हम जब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम एक्चुअल में है क्या, तो एक गहरे काले कलर का जो है गाढ़ा तरल है जो हमें जमीन के नीचे मिलता है। बेसिकली बनता कैसे है, तो जीवों के अवशेषों से मिलने वाला ये जीवों का तेल है, और इसी को रिफाइन करके फिर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तारपीन है, वेस्लिन है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हम जो है प्लास्टिक है, और सड़कों के निर्माण में काम आने वाला कोलतार जो है वो भी इसी से बनता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है पेट्रोलियम से हम जो है एलपीजी गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो भी यहीं से बनाई जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर जो है एक ऑटोमेटिक से एक गैस भी रिलीज होती है जिसको हम प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं, नेचुरल गैस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो है नेचुरल गैस है, और इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके जब सिलेंडरों में भरा जाता है तो इसको हम नाम से जानते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हम जब बात करते हैं कि ये जो अवसादी चट्टानें होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, उसकी विशेषता होती है ये कमजोर चट्टानें हैं, साथ में इसमें जीवों का अवशेष मिलता है, और ये जीवाश्म है, ये जीवों का अवशेष है। हमें किस रूप में नजर आता है, बहुत गहराई में ये जो जीवों का अवशेष है वो इन तरह के खनिजों के रूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों में तो हमें जो है इस तरह के जीवाश्म खनिज जो हमें फॉसिल मिनरल्स पाए जाते हैं।
तो हम जब बात करेंगे कि इस थार के मरुस्थल का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो फॉर्मेशन इसका हुआ है, तो हमने कहा कि यहां पर जो है टर्सरी काल के अंदर अवसादी चट्टानों का निर्माण, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है, और इसी सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन की वजह से यहां पर पाए जाते हैं फॉसिल मिनरल्स, मतलब जीवाश्म खनिज। और जब हम जीवाश्म खनिजों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कोयला क्या यहाँ पाया जाता है, कोल का जो है क्या यहाँ पर जो है डिपोजिशन है, तो बिल्कुल हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ के बड़े क्षेत्रों में जो है कोयले का जमाव यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, कोयले की जब हम बात करते हैं तो ये 4 कैटेगरी का होता है: एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से एंथ्रासाइड सबसे अच्छी क्वालिटी का, और पीट और नीचे के जो कोयला है वो थोड़े से निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब हम इनको जलाते हैं तो ये ज्यादा धुआं और कम एनर्जी देंगे, तो उनको लोअर क्वालिटी के कोयले के रूप में हम देखते हैं। और जब हम कहें कि कम धुआं और ज्यादा एनर्जी देंगे तो अच्छी क्वालिटी का कोयला ज्यादा धुआं क्यों देता है, तो हम कहते हैं कि यदि उसमें नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा है तो वो ज्यादा धुआं देगा और इससे एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा। और जब हम बात करते हैं कि हमारे वेस्टर्न डेजर्ट में जो कोयला पाया जाता है, चूंकि उसका निर्माण किसमें हुआ है? टेथिस सागर में, और टेथिस सागर मतलब पानी के अंदर जिस कोयले का निर्माण होगा तो डेफिनेटली उसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा रहेगी, और इसी वजह से यहां मिलने वाला कोयला है वो ह्यूमिडिटी की मात्रा की वजह से हमें निम्न श्रेणी के कोयले के रूप में लिग्नाइट श्रेणी का कोयला है राजस्थान में बेसिकली पाया जाता है। हम जब बात करते हैं पेट्रोलियम की, क्या राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार है? बिल्कुल, वेस्टर्न राजस्थान में हमें जो है बाड़मेर, जैसलमेर और वेस्टर्न राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्रों में जो है हमें जो है पेट्रोलियम के जमाव मिलते हैं, पेट्रोलियम के जो है खजाने हैं यहाँ पे। इवन हम भारत की बात करें तो भारत में जो सेकंड लार्जेस्ट जो हमें पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं वो यहीं वेस्टर्न डेजर्ट में मिले हैं। और राजस्थान है लगभग, राजस्थान पूरे भारत का 20% जो है वो अपने यहां से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्वेश्चन आया है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती ये क्या है? तो राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाने वाले ये पेट्रोलियम के कुएं हैं। जब हम बात करते हैं चूने क्षेत्र की, तो चूना जो है हमारे राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में चूने का जो है जमाव मिलता है। बेसिकली जैसलमेर का एक क्षेत्र है, नाम है इसका सोनू क्षेत्र, जो चूने के जमाव के लिए बेसिकली हमारा जाना जाता है। और प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो राजस्थान के इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो हम कहें कि इतने सारे जो है ये अलग अलग तरह के जो है हमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है टर्सरी काल में अवसादी चट्टानें बनी हैं और इसी वजह से ये सारे जीवाश्म और जीवाश्म खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो निर्माण प्रक्रिया में पहली बात करी टर्सरी काल में, यहाँ अवसादी चट्टानें और यहाँ से बनने वाले, यहाँ मिलने वाले हमें जो है वो जीवाश्म खनिज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि इस जब मरुस्थल की हम बात करते हैं तो मरुस्थल में हमारे दिमाग में पहला जो है वो एक सिनेरियो बनता है कि यहां सिर्फ रेत होगी, लेकिन अब हमें थोड़ा सा क्लियर रखना है कि मरुस्थल का मतलब सिर्फ वहां रेत नहीं है, वहां अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स और उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म खनिज भी है, फॉसिल मिनरल्स भी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस मरुस्थल में ये जो मिट्टी का इतना विस्तार है, बालू मिट्टी का विस्तार है, वो किस तरह से बनी है। तो उस फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि ये जो दूसरा टाइम पीरियड है जिसका हमने नाम दिया है पलिस्टोसीन। पलिस्टोसीन में यहां पर जो है हम देखते हैं कि यहां पे जो है मिट्टी, या हमारे यहां पे जो है वो बालू मिट्टी का विस्तार हुआ है। किस तरह से हुआ है इसे हमें थोड़ा सा समझना है। चलिए इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की सहायता लेनी पड़ेगी, और वर्ल्ड मैप के अंदर हमें जो है एक यहाँ पर पर्वतमाला का विस्तार नजर आता है, और इस पर्वतमाला का नाम है वो है अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज। ऊपर की तरफ हमें जो है वो नजर आती है वो है हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, चलिए यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप की हम जब बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हमें आज के संदर्भ में एक मरुस्थल नजर आता है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन हम जब बात करें कि
पेलियोजोइक काल में इस मरुस्थल का जब फॉर्मेशन हुआ था तो ये सहारा से भी बड़ा मरुस्थल हुआ करता था और अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से पर इसका विस्तार था। बहुत बड़ा मरुस्थल था और इस मरुस्थल का जो नाम था वो था ग्रेट पेलियो अफ्रीकन आर्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक डेजर्ट या आर्कटिक मरुस्थल के नाम से इसको जानते हैं। और जब हम इस मरुस्थल की बात करते हैं तो ये पेलियोजोइक काल में अफ्रीका महाद्वीप में बना हुआ बहुत बड़ा मरुस्थल था। समय के साथ में ये मरुस्थल है वो सिमट करके आज हमें प्रेजेंट में दिखने वाला सहारा मरुस्थल के रूप में आज जो है विद्यमान है। तो हम जब सहारा मरुस्थल की बात करते हैं तो सहारा मरुस्थल इसी का जो है वो छोटा रूप है सहारा मरुस्थल, लेकिन ये भी गर्म मरुस्थलों में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। हम बात करते हैं कि इसके सिकुड़ने का कारण क्या रहा, इसके छोटे होने का कारण क्या रहा। तो ये जो है मुख्य कारण माना जाता है यहाँ पे वो है वायु अपर्दन, विंड इरोजन। किस तरह से विंड इरोजन होता है, तो हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहां से हवाओं का जो है वो अपना फ्लो या हम बहना शुरू होता है, विंड्स का जो है फ्लो यहां से शुरू होता है और बेसिकली ये डायरेक्शन रहती है वो पूर्व या उत्तर पूर्व की तरफ इनका बहना शुरू होता है और ये विंड्स यहां से बहते हुए आगे जाती है जहां पर सामने इनको मिलती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला इन विंड्स को, चूंकि अरावली जब बनी थी तब ये एक 3000 औसत ऊंचाई वाली बहुत बड़ी पर्वतमाला हुआ करती थी, तो इसको क्रॉस करके ये आगे तक नहीं जा पाती। तो इनका फ्लो है बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप से अरावली पर्वतमाला तक हमें इन विंड्स का फ्लो है वो दिखाई देता है। अब इन विंड्स की हम जब बात करेंगे तो ये जो विंड्स है इस डायरेक्शन में बहेगी, तो इसकी वजह से यहां से मिट्टी को उड़ाकर इस पूरे एरिया में इनके द्वारा फैला दिया जाता है और इनके द्वारा फैली हुई ये जो मिट्टी है वो अफ्रीका महाद्वीप से इधर पूर्व की तरफ हम जब जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व और पूर्व की तरफ जाने पर इस पूरे एरिया में हमें जो है वो सैंड का, हमें मिट्टी का विस्तार बेसिकली मिलता है। और ये जो मिट्टी है, हमें जो मिट्टी ये फैली हुई नजर आती है, तो बेसिकली हमें इस पूरे एरिया में इस मिट्टी का फैलाव नजर आता है। लेकिन अरावली पर्वतमाला की वजह से ये मिट्टी अरावली के आगे तक जो है फैल नहीं पाई और लगातार इस मिट्टी के जो है डिपोजिशन से इस पूरे एरिया में एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए आज भी जब हम अफ्रीका महाद्वीप से इधर की तरफ आते हैं, जैसे यहां पर है वो है सऊदी अरब एक कंट्री, या हम के इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला के नाम से इसको जानते हैं, अरब प्रायद्वीप के नाम से। तो इस पूरे एरिया में बड़े डेजर्ट हैं, जैसे हम नाम बात करें तो जैसे रब उल नेफद, रब उल खाली नाम के बड़े मरुस्थल है जो हमें सऊदी अरेबिया वाले कंट्रीज के अंदर नजर आते हैं। उसके बाद में ईरान का डेजर्ट है, सीरियाई डेजर्ट है और उसके बाद में हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो अपने अरावली है उसके पश्चिम की तरफ हमें यहाँ पर जो है वो फैला हुआ नजर आता है वो मरुस्थल। और इसी मरुस्थल को हम जो है आज के प्रोस्पेक्टिव में इसे नाम देते हैं वो है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। और इस थार के डेजर्ट की हम जब बात करते हैं तो बेसिकली ये दो कंट्रीज के अंदर फैला हुआ नजर आता है। सबसे पहला जो कंट्री है, जब हम नजदीक हमारे नेबर कंट्री में जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर भी इसका विस्तार हमें नजर आता है और इसके अलावा जो है हमारे भारत के हिस्से में इसका फैलाव है। इस थार के डेजर्ट को हम जब बात करते हैं तो ये भारत के लगभग 85% एरिया पे, इसका जो टोटल 85% पार्ट है वो भारत में, वहीं बचा हुआ 15% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर हमें फैला हुआ नजर आता है। हम जब बात करते हैं कि भारत के अंदर इसका फैलाव कहाँ कहाँ है, तो एक्चुअल में भारत के अंदर ये अरावली के पश्चिम की तरफ, अरावली के वेस्ट की तरफ है। वो टोटल मिला के 4 राज्यों में इसका फैलाव है, 4 स्टेट्स में ये फैला हुआ है। और ये 4 स्टेट कौन सा है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे राजस्थान की, क्योंकि थार के मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा एक्सपांसन हमें राजस्थान में दिखाई देता है। राजस्थान के बाद में हमें जो है इसका फैलाव है वो गुजरात के अंदर भी दिखाई देता है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा है वो पंजाब की तरफ और कुछ हिस्सा है वो हमें वो दिखाई देता है वो हरियाणा की तरफ भी इसका जो है कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है। इस तरह हम बात करें कि थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट है, वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये टोटल 4 राज्यों में फैला हुआ है। अरावली के वेस्ट की तरफ, अरावली के पश्चिम की तरफ फैले हुए ये वो राज्य है, ठीक है। और इसमें से सबसे ज्यादा विस्तार है राजस्थान में। तो हम जब बात करें कि थार का मरुस्थल है उसमें बेसिकली जो सॉइल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वो कहाँ की मिट्टी है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पुराना मरुस्थल जिसका नाम है ग्रेट पेलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट,
इसी की सोइल को हम यहाँ पर जो है फैला हुआ नजर आता है। तो इसलिए इस मिट्टी को अक्षेत्रीय मिट्टी, नॉन रीजनल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम जब बात करते हैं तो थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल में प्लिस्टोसीन काल में यहाँ पर जो है वो रेत का विस्तार हुआ है, मिट्टी का विस्तार हुआ है, और इसीलिए थार के डेजर्ट को हम जो है वो बोलते हैं कि ये ग्रेट पेलियो अफ्रीकन आर्कटिक मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है। इट इज द ईस्टर्न एक्सपांसन ऑफ ग्रेट पेलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट। ठीक है, तो ये हमने इसके पर्टिकुलर जो है इसके फॉर्मेशन की बात की है। सबसे पहले हमने देखो क्या जाना है, फटाफट से रिवाइज करते हैं। और यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले बात की है वो है कि भाई इसका निर्माण किस पे हुआ है, ये टेथिस सागर पर। इसका निर्माण काल क्या है, फॉर्मेशन टाइम पीरियड, तो नवजीवी महाकल्प सिनोजोइक एरा के दो पार्ट्स में इसका निर्माण हुआ है। टर्सरी काल में यहां पर बनी है अवसादी चट्टाने, जिसमें जीवाश्म खनिज, सेडिमेंट्री रॉक्स, जहां पर हमें फॉसिल मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसी तरह से प्लिस्टोसीन काल में यहां पर ग्रेट पेलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट की मिट्टी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि थार का डेजर्ट है वो ग्रेट पेलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट का ही कौन सा पूर्वी विस्तार है, राजस्थान में माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, और इस थार के डेजर्ट के बारे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों में से ये इंपॉर्टेंट इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें पूछे जाते हैं। अब हम जो है इस थार के डेजर्ट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ फैक्चुअल बातें, जिसमें बात आती है कि यहां पर राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, कितना परसेंट एरिया जो है ये कवर करता है राजस्थान के टोटल का। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान को यदि हम 100% माने तो 61.11% या हम ऑलमोस्ट इसको 61% की बात करें, ऑलमोस्ट की बात करें तो लगभग जो है राजस्थान के ये टोटल जो है 61% एरिया पर फैला हुआ नजर आता है। राजस्थान के 100% माने तो ये 61% एरिया पर हमें थार का डेजर्ट नजर आता है। हम जब इसको देखें तो राजस्थान को यदि 3 पार्ट में हम डिवाइड करें तो राजस्थान के 2 हिस्सों में ये हमें जो है वो थार का डेजर्ट है वो फैला हुआ नजर आता है। तो इस तरह से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में ये माना जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, हम जब जनसंख्या की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो राजस्थान की ऑलमोस्ट 40% जनसंख्या है वो इस थार के डेजर्ट में निवास करती है। और जब जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो इसी थार के डेजर्ट में निवास करती है, राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन की। इसलिए क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है, तो हम कहते हैं मरुस्थलों में, डेजर्ट में। हालांकि जब डेजर्ट की बात आती है तो डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है कि जहां पर पानी की कमी है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, और इस वजह से वहां पर वनस्पति है उसका भी विकास नहीं हो पाता, मतलब वेजिटेशन भी बहुत कम है, तो ऐसे एरिया में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं वो हमें वो जनशून्य मिलते हैं, जहां पर हमें पॉपुलेशन है वो शून्य मिलती है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा डेजर्ट है जहां जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटीज की, जैव विविधता की, तो जैव विविधता के अकॉर्डिंग हमारा थार का डेजर्ट है वो दुनिया का 1 नंबर पे आने वाला डेजर्ट है, इसकी रैंकिंग फर्स्ट है। ठीक है, चलिए, हम जब आगे इस डेजर्ट की बात करेंगे तो इस डेजर्ट के भी कुछ हिस्से, कुछ पार्ट किए गए हैं जिसको हम इसके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के अंदर कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर। और इस थार के डेजर्ट के जो क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो इसके थार के डेजर्ट को हम जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं उसे हम देखना है। पश्चिम की तरफ फैला हुआ ये जो डेजर्ट है, इसका डेजर्ट का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर जो है पानी की कमी है और वनस्पति की भी बहुत कमी है। हम जब बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में मानसून का जो है वो एंट्री यहां से अरेबियन सी ब्रांच के रूप में बांसवाड़ा की तरफ से और इधर झालावाड़ की तरफ से, और इस तरह से लगातार आगे बढ़ता हुआ ये जो क्षेत्र है, लगातार यहाँ पर पानी की कमी होती हुई नजर आती है या बारिश की कमी रहती है। और इस वजह से यहाँ पर जो है राजस्थान में 2 इंपोर्टेंट आइसोएट लाइन या समवर्षा रेखा है वो ड्रॉ की गई है। वो समवर्षा रेखाएं कौन कौन सी है उसे थोड़ा सा जाने।
एक समवर्षा रेखा है जो अरावली के लगभग बीच से होकर गुजारी गई है। इसको हम नाम से जानते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से इसको जानते हैं, समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा जो है वो ऐसी लाइन होती है जो समान बारिश वाले एरिया को मिलाकर ड्रॉ की जाती है। और 50 के बाद में आगे चलेंगे तो बारिश कम होते होते एक जो है यहां पर हमें लाइन ड्रॉ की हुई नजर आती है, जिसको हम नाम से जानते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आइसोएट लाइन के नाम से इसको जाना जाता है, आइसोएट लाइन। तो आइसोएट लाइन क्या होती है कि समान बारिश वाले स्थानों को मिलाकर के ये लाइन है वो ड्रॉ की जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट जो है आइसोएट लाइन आपको यहां पर जो है डायग्राम में नजर आ रही होगी। एक है 25 सॉरी एक जो लाइन है उसका नाम है 25 सेंटीमीटर और एक का नाम है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, इसके इधर हम जो पूर्व की तरफ देखते हैं, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो अच्छी खासी बारिश है और इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट है वो हमें कैसा नजर आता है, यहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्र क्लाइमेट या आर्द्र जलवायु नजर आती है। जबकि इधर जो है 50 से कम, तो इसलिए यहाँ पे शुष्क या एरिड क्लाइमेट हमें नजर आता है। तो ये जो लाइन है राजस्थान को दो क्लाइमेट जोन में बांटती है, एक की तरफ जो है आर्द्र जलवायु है और दूसरी तरफ जो है वो हमें शुष्क या एरिड जलवायु मिलती है। तो ये जो है शुष्क वाला हिस्सा है वही मरुस्थल है। लेकिन इस शुष्क वाले हिस्से में भी इसके दो पार्ट हैं। एक जो पार्ट है इसको हम यहां पे देखेंगे और दूसरा पार्ट है ये। तो यहां पर हमारा डेजर्ट है दो पार्ट में बटा हुआ नजर आता है। एक डेजर्ट का हिस्सा जहां पर हमें वो 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश नजर आती है, इसको हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एरिड डेजर्ट के नाम से इसको जानते हैं, एरिड डेजर्ट रीजन। और दूसरा हिस्सा जो हमें यहां ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है, इसको हम नाम से जानते हैं, ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सेमी एरिड डेजर्ट रीजन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डेजर्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है एरिड डेजर्ट और एक है सेमी एरिड। तो इसी के बारे में हमें जो है डेजर्ट के बारे में जानना है। सबसे पहले हम इसका एक पार्ट जिसको हमने नाम दिया है शुष्क मरुस्थल। जब मरुस्थल की बात आती है तो वास्तविकता में, ओरिजिनलिटी में यही एक मरुस्थल है। हालांकि इसको मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं तो इसको डेजर्ट न मान के इसको हम विशाल मैदानी प्रदेशों का हिस्सा मानते हैं, जिसको हम यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जान रहे हैं। तो वास्तविकता में जो मरुस्थल फैला हुआ है वो यहां पर है, जिसको हमें जो है आज पढ़ना है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एरिड डेजर्ट रीजन। यही वो मरुस्थल है जहां पर हमें वास्तविकता में, रियलिटी में मरुस्थल नजर आता है। और जब हम इस मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल है वो किस रूप में फैला हुआ नजर आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो मरुस्थल है वो दो रूपों में, दो पार्ट्स में हमें दिखाई देता है। सबसे पहला हिस्सा, इस मरुस्थल का जो पहला पार्ट है वो हमें किस रूप में दिखाई देगा, तो हम कहते हैं कि इस मरुस्थल में फैली हुई है चट्टानें, तो इसलिए यहां पर मिलता है हमें चट्टानी मरुस्थल। और जो चट्टानी मरुस्थल होता है, जिसको हम, जहां पर रॉक फैली होती है, इसको हम रॉक डेजर्ट के नाम से इसको जानते हैं। और इसे जियोग्राफी में एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं हम्मादा। हम्मादा, हम्मादा का मतलब है ऐसा मरुस्थल जहां सिर्फ चट्टानें पाई जाती है। लेकिन हमें पता है कि हमारे डेजर्ट में चट्टानों के अलावा किसका फैलाव दिखता है, तो हम कहते हैं रेत का। तो इसीलिए हमारा मरुस्थल है वो न सिर्फ चट्टानी है, जबकि रेतीला मरुस्थल भी है, मतलब सैंड डेजर्ट के रूप में भी ये हमें नजर आता है। और ये जो सैंड डेजर्ट है, इसी को एक नाम दिया जाता है जियोग्राफी में, इसको नाम से जानते हैं, वो है इर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, इर्ग। ठीक है, तो हम जब बात करें, एक है हम्मादा और दूसरा है वो है इर्ग। तो इर्ग और हम्मादा क्या होता है, तो हमने कहा कि जो चट्टानी मरुस्थल होगा उसे हम हम्मादा कहते हैं, जो रेतीला मरुस्थल होगा उसे हम इर्ग के नाम से जानते हैं। और जब हम थार के डेजर्ट के अंदर जब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, तो न सिर्फ इसमें हम्मादा पाया जाता है और न सिर्फ इर्ग, जबकि ये दोनों का ही मिश्रण है। तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड डेजर्ट, मिश्रित मरुस्थल।
और मिश्रित मरुस्थल को ज्योग्राफी में एक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है रेग। और इसी रेग शब्द से एक शब्द पड़ा है, नाम पड़ता है, नाम इसका रेगिस्तान। तो इसीलिए थार के मरुस्थल को हम दूसरा नाम देते हैं, थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा मरुस्थल जहां हमें चट्टाने भी मिलती हो, रॉक्स भी हो, और जहां हमें क्या मिलती हो, रेत भी मिलती हो, तो रेतीला भी हो। मतलब हम्मादा और इरक का जो मिश्रित मरुस्थल होता है, मिक्स्ड डेजर्ट होता है, उसे हमें रेग के नाम से जानते हैं। इसलिए ये जो हिस्सा है वो रेग के रूप में है। चलिए, तो इसी रेग में हमें जो है सबसे पहले बात करनी है इस चट्टानी मरुस्थल की, और उसके बाद में हम बात करेंगे रेतीले मरुस्थल की। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा जो है चट्टानी और रेतीले मरुस्थल के रूप में फैला हुआ शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा चट्टानी मरुस्थल। जिसको हमने नाम दिया है हम्मादा। हम्मादा की जब बात करेंगे तो राजस्थान में ये जो हम्मादा बेसिकली फैला हुआ हमें नजर आता है, वो कहां पर है? तो एक जगह है, जगह का नाम है वो है पोखरण, जो कि किसका हिस्सा है? वो है अपने जैसलमेर का। और इस पोखरण से हम जब इधर की तरफ जाएंगे तो यहां पर हमें एक डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा, नाम है बालोतरा। पहले ये बाड़मेर का हिस्सा था, अब बाड़मेर से टूट करके अलग डिस्ट्रिक्ट बना है बालोतरा। और यहाँ पे हमें जो है एक डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा, नाम है फलोदी, जो पहले जोधपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो हमें जब हम्मादा की बात करते हैं तो बेसिकली इन तीन क्षेत्रों में हमें, या इन तीन जो क्षेत्रों के बीच में ये हम्मादा नजर आता है, ये है हम्मादा। अब हम्मादा की विशेषता क्या है कि हमने कहा यही वो हम्मादा है। हम्मादा का मतलब है चट्टानी मरुस्थल। और चट्टानी मरुस्थल जो है, जो रॉक डेजर्ट है, इसी रॉक डेजर्ट के अंदर हमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो हम कहते हैं यहां पाई जाती है हमें अवसादी चट्टानें। और यही जो अवसादी चट्टानें हैं, इनके अंदर मिलने वाला हमें पाया जाता है वो है यहाँ पर क्या? जीवाश्म खनिज यहाँ पाया जाता है, वो फॉसिल मिनरल्स यहाँ पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो अवसादी चट्टानें हैं वो कमजोर हैं, और कमजोर होने की वजह से इनका तरह तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ कटाव होता है, इरोजन होता है। और इरोजन के लिए जब हम बाह्य बलों की बात करते हैं तो दो मेन फोर्सेज हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। एक तो बहती हुई हवा, जिसको विंड या पवन के नाम से जानते हैं, एक बहता हुआ जल जो हमें नदियों के रूप में नजर आता है। तो बेसिकली हमारे मरुस्थल के अंदर जो इरोजन किया जाता है वो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा किया जाता है। और जब इस हम्मादा का इरोजन होगा, जब इस हम्मादा का जो है वो हम देखते हैं कि इसका इरोजन है वो किस रूप में होता है, तो यहाँ पे जो है हमें इसके इरोजन के प्रोस्पेक्टिव में सबसे ज्यादा जो इरोजन हुआ है इसका, पोखरण जैसलमेर से लेके और बालोतरा के बीच में इसका इस तरह से हमें एक इरोजन पैटर्न नजर आता है। यदि हम इसको सामने से देखेंगे तो वो इस तरह से हमें नजर आएगा। ठीक है। कहां से शुरू होता है? तो यह है पोखरण से लेके और बालोतरा के बीच में हमें यह नजर आता है ये इरोजन। और इससे जो यहाँ अवसादी चट्टानें हैं वो अप एंड डाउन या जिगजैग पैटर्न में एक पहाड़ी नुमा संरचनाओं का निर्माण करती है, हिल लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। और इन्हीं हिल लाइक स्ट्रक्चर जो पोखरण बालोतरा के बीच फैला हुआ है, राजस्थान में इसे नाम से जाना जाता है मगरा। ठीक है। तो जब बात आती है मगरा की कि मगरा क्या है, तो हम कहेंगे पोखरण से लेके बालोतरा के बीच में अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स है, उनके उनके कटाव से, इरोजन से जो है वो पहाड़ी नुमा संरचना, हिल लाइक स्ट्रक्चर्स बनी है, उनको मगरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन मगरा में एक और बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान में मगरा एक ही जगह पे नहीं है। उदयपुर का जो हिस्सा है वहां पर अरावली की कुछ पहाड़ियां कट करके छोटी पहाड़ियों के रूप में, रेजिडुअल हिल्स के रूप में भी बची हुई है, उनको भी मगरा या मगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि यदि दोनों ही ऑप्शन में हो तो हमें आंसर क्या करना है? तो मगरा और मगरी का जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। यदि उदयपुर है वो नहीं ऑप्शन में हो तो हमारा मगरा है, उसकी प्राथमिकता क्या होगी? पोखरण और बालोतरा के बीच में फैली हुई जो अवशिष्ट पहाड़ी नुमा संरचनाएं, इनको भी मगरा कहा जाता है। अब देखिए इन मगरा वाले हिस्सों में और क्या कुछ स्ट्रक्चर्स हमें बनता हुआ नजर आता है। ये तो लगातार फैली हुई पहाड़ियां हैं। कुछ जगहों पर हमें जो है ये पहाड़ियां हैं, अवसादी चट्टानों का जो कटाव होता है, अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनका जब कटाव होता है तो ये कट करके और इस तरह से सिंगल पहाड़ी नुमा संरचना के अंदर हमें नजर आने लगती है। और ऐसी सिंगल पहाड़ियां जो होती है, इस तरह की जो सिंगल पहाड़ियां हमें दिखाई देती है, इनको हम नाम से जानते हैं इनसेल बरग। तो हम कहें कि इनसेल बरग क्या है? तो ये सिंगल
एक एकल पहाड़ियां हैं जो हमें मरुस्थल में नजर आती है। अवसादी चट्टानों के सिंगल जो है वो इरोजन से ये बनती है इनसेल बर्ग। और इन्हीं इनसेल बर्गों का फर्दर जो है डेवलपमेंट किस तरह से होता है कि लगातार जो है ये इनसेल बर्ग, ये अवसादी चट्टानों से बने हुए जो इनसेल बर्ग है, ठीक है, इसको देखिएगा। जब हम बात करते हैं इनसेल बर्गों की तो समझिए कि ये एक इनसेल बर्ग है, ठीक है। जब ये इनसेल बर्ग है तो यहां पर इस इनसेल बर्ग का जब दोनों तरफ से आने वाली पवने या दोनों तरफ से जो विंड आती है इसका कटाव करे, और यदि इस पर्टिकुलर जो है इनसेल बर्ग का यदि हेड बहुत मजबूत है और बाकी हिस्सा है वो कमजोर है, तो इसमें किस तरह से कटाव होगा कि जो कमजोर हिस्सा है उसका कटाव हो जाएगा लेकिन इसका हेड है वो बचा रह जाएगा। तो ये जो कटाव है हमें किस रूप में दिखाई देता है कि जैसे इस तरह से यहां पर इस साइड से इसका कटाव होगा, इधर से आने वाली विंड है वो इसको इस तरह से काटेगी और एक संरचना इस तरह से बनी हुई नजर आएगी। यदि हम बात करें तो ये संरचना है वो बेसिकली किस तरह से हमें दिखाई देगी, तो देखिएगा इसका हेड है वो पूरा का पूरा बचेगा इस तरह से, और एक जो है पिलर नुमा स्ट्रक्चर है वो कटने से जो है बनेगा। तो ये जो है इस तरह की जो चट्टाने हैं वो हमें मरुस्थल में दिखाई देती है, जिसमें उसका हेड है एक छतरी नुमा आकृति में दिखाई देगा और एक पतला पिलर हमें दिखाई देगा। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को वो कंपेयर किया जाता है मशरूम से, और इसीलिए इन चट्टानों को नाम से जानते हैं मशरूम रॉक्स, मशरूम चट्टाने, या इनको छत्रक चट्टानों के नाम से जानते हैं, छत्रक चट्टाने, ठीक है। तो हमें जो है इस मरुस्थल के हिस्सों में कौन कौन से स्ट्रक्चर नजर आते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो इस हिस्से में हमें जो है वो एक तो दिखेगा मगरा, मतलब पोखरण से बालोतरा के बीच में लगातार फैली हुई अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा के नाम से जानते हैं। मगरा की प्राथमिकता उदयपुर में अरावली के अवशिष्ट रेजिडुअल हिल्स है, उनको भी मगरा मगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी हमें बात करें तो यहां हमें पाए जाएंगे इनसेल बर्ग, और इसी के साथ जब हम बात करते हैं मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स ऐसी एक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मरुस्थलों में पाया जाता है। इसके अलावा जब हम इस मरुस्थल की बात करेंगे तो यहां पर हमें मरुस्थल के अंदर जैसलमेर का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसको हम नाम से जानते हैं, वो है पोखरण। पोखरण जो हमें जैसलमेर में एक क्षेत्र है, और इसी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग जो है यहां से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरा जो है इसका एक सिटी है जिसका नाम है वो है मोहनगढ़। नाम है इसका मोहनगढ़। वो भी कहां है, तो ये भी जैसलमेर में है। तो यहां पर हमारे इस एरिया के अंदर जो चट्टाने, अवसादी चट्टाने हमें नजर आती है वो बेसिकली जमीन के नीचे की तरफ है, और ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न में काफी ज्यादा कटी फटी जो है चट्टानों के रूप में यहां पर फैली हुई है। अब ये चट्टाने जमीन के नीचे क्यों है, क्योंकि ये निचाई वाले एरिया में बनी और उसके बाद में विंड के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का डिपोजिशन इनके ऊपर हो जाने से ये नीचे दबी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं है, कम गहराई पे ये चट्टाने हैं। अब इन चट्टानों को हम जब देखते हैं तो ये चट्टाने कम गहराई पे होने की वजह से जब इन क्षेत्रों में बारिश होती है तो ये पानी है नीचे जाकर, और इन चट्टानों के अंदर जो बीच बीच में गैप है उन एरिया के अंदर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, और यहां पर इस पानी के इकट्ठा होने से हमें पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच के अंदर जमीन के नीचे बारिश का पानी कई हजार सालों से जो इकट्ठा हो रहा है, इससे एक भूगर्भीय जल पट्टी का यहां पर विकास हुआ है, और इसे भूगर्भीय जल पट्टी को नाम से जानते हैं लाठी सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो लाठी सीरीज की हम बात करते हैं कि लाठी सीरीज क्या है, तो पोखरण जैसलमेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच का एक एरिया जहां हमें मीठे जल की, फ्रेश वाटर की एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, ग्राउंड वाटर बेल्ट पाया जाता है, इसी को लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। हम जब बात करें कि ये लाठी सीरीज है उसको फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, तो हमने कहा कि ये नीचे की जिगजैग चट्टाने, हमने कहा ये जिगजैग कैसे बनी, तो एक समय विशेष में इस एरिया से बहती थी एक नदी जिसका नाम है सरस्वती, और सरस्वती नदी जो हिमालय की तरफ से आके हमारे राजस्थान के ऊपर वाले हिस्से से और फिर यहां जैसलमेर के इस एरिया से निकलते हुए आगे जाती थी। लेकिन आज के प्रोस्पेक्टिव में ये जो सरस्वती नदी है वो हमारे राजस्थान के दो हिस्सों में नजर आती है, एक तो यहां पर और एक जो है लाठी सीरीज के रूप में यहां जमीन के नीचे। यहां इसका जमीन के ऊपर है और इसी के ऊपर जो है गग्गर नदी बहती है, इसलिए हम जो है गग्गर नदी है आज की उसको सरस्वती नदी का अवशेष रिमिनेंट्स मानते हैं। और इसी तरह से लाठी सीरीज का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इस सरस्वती नदी के द्वारा जो यहाँ की चट्टाने हैं उनको जिगजैग पैटर्न से काटने के कारण से हुआ है, इसलिए लाठी सीरीज को भी हम किसका अवशेष मानते हैं, तो हम कहते हैं ये
सरस्वती नदी का जो है अवशेष माना जाता है। इट इज द रिमेनेंट्स ऑफ सरस्वती रिवर। ठीक है, तो ये है लाठी सीरीज। जो लाठी सीरीज का एरिया और उसके आसपास का एरिया जहां जमीन के अंदर बहुत अच्छा पानी है, इस वजह से ऊपर की जमीन है वो काफी फर्टाइल हो जाती है, और फर्टिलिटी की वजह से इस एरिया में हमें जो है वेजिटेशंस, हमें जो है क्या दिखाई देते हैं, पेड़ पौधों का विकास, घास के मैदानों का विकास इन क्षेत्रों में नजर आता है। और इस तरह से मरुस्थल के बीच में जहां भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी पाई जाती है, वहां पर पाए जाने वाला ये जो है, ये घास के मैदान, या हम कहें कि ये वनस्पति वाला हरा भरा क्षेत्र है, इन्हीं को एक नाम से जाना जाता है। इनको बोलते हैं मरु उद्यान, इनको बोलते हैं ओएसिस। तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है ओएसिस। और ये जो पोखरण मोहनगढ़ के आसपास का जो ओएसिस है, उसमें बेसिकली जो मेन ग्रास पाई जाती है, उस घास का नाम है, वो है सेवण, जिसको लिलोण के नाम से भी जाना जाता है। तो इन क्षेत्रों में हमें जो है डेवलपमेंट मिलता है कौन सी घास का, तो यहां पर हमें पाई जाती है सेवण और लिलोण घास। ये एक बड़ी, मतलब लगभग 3 फीट से 3 फीट या 1 मीटर से भी ज्यादा जो है वो बड़ी जो है घास होती है। और इन्हीं घास के मैदानों में हमें राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, जिसको हम नाम से जानते हैं गोडावण है, वो गोडावण इन क्षेत्रों में अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए इन क्षेत्रों में रहता है। तो इसलिए जब गोडावण की बात की जाती है, तो गोडावण है, चूंकि गोडावण भी एक बड़े कद का एक पक्षी जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किन घास के मैदानों में रहता है, सेवण घास के मैदानों में रहता है, तो ये वहां पर हमें दिखाई देता है। और इसीलिए सेवण घास के मैदानों को गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके अलावा गोडावण चूंकि राजस्थान का राज्य पक्षी है, और इस मरु उद्यान पूरे क्षेत्र को जो है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक अभ्यारण्य भी यहां बनाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इस चट्टानी मरुस्थल में हमें लाठी सीरीज के अलावा इसके आसपास के एरियो में हमें दिखाई देते हैं वो मरु उद्यान ओएसिस। इसके अलावा हमें जो है यहां दिखाई देते हैं सेवण घास के मैदान, जो बेसिकली जैसलमेर में फैले हुए हैं। और इन्हीं सेवण घास के मैदानों में जो है हमें राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसको गोडावण के नाम से जानते हैं, गोडावण, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, उसका ये जो है वो शरण स्थली है, शेल्टर होम है। और इसी तरह से यहाँ पे जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र, जो बेसिकली इस क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा वेस्टर्न डेजर्ट का एक हिस्सा, जिसको हमने नाम दिया है वो है क्या, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वो हिस्सा जहां चट्टानों का डेवलपमेंट है, और चट्टानों का डेवलपमेंट होने से यहाँ इन क्षेत्रों में अवसादी चट्टानें और वहां पाए जाने वाले जीवाश्म खनिज, और साथ ही हमें जो है इन क्षेत्रों में दिखाई देती है कुछ स्ट्रक्चर, जिसमें प्रमुख है मगरा, इंसेलबर्ग, और इसके अलावा मशरूम रॉक्स। वहीं इन क्षेत्रों में पाई जाती है क्या, तो यहाँ पर पाई जाती है लाठी सीरीज। और इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है सेवण घास के मैदानों का, मरु उद्यान क्षेत्रों का, और राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें हमने देखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के एक छोटे से हिस्से को। अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में काफी चीजों को डिस्कस करना है, लेकिन ये सारा डिस्कशन है हम करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी फिलहाल आज का ये कार्यक्रम हम करते हैं यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।